इसलिए आप एक दूसरे को प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धा में देखते हैं और इसलिए एक दूसरे के प्रति कभी कभी हिंसा को उठते हैं। तो ये स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हेल्थी कॉम्पिटिटिव माइंडसेट नहीं है। चूंकि आप तमाम विद्यार्थी एक दूसरे से ही प्रतियोगिता कर रहे हैं, वही मुट्ठी भर नौकरियां हैं जिनके लिए आप कोशिश कर रहे हैं एसएससी में या यूपीएससी में या किसी अन्य जगह पर। नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर के छोटे छोटे कमरों में रहने वाले बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, उसे कितना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप? प्लीज सिट डाउन में आपका फिर से स्वागत है। आज चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातचीत आपसे करेंगे। इसमें से बहुत सारी चीज़ें वे हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी से हासिल की हैं, लेकिन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक घटना से शुरू करते हैं। 1993-94 के आसपास की बात है। मैं अपने टीचिंग स्कूल में इंटर्न टीचर था। हम लोग अपने ही कैंपस में एक हॉस्टल में रहते थे। कैंपस का हॉस्टल था जिसमें डॉर्मेट्रीज थी। हम उस हर एक डॉर्मेट्री में 4 या 5 या 6 विद्यार्थी रहा करते थे। इस कारण उन कमरों पर ताला नहीं लगाया जाता था। एक शाम जब हम लोग अपने डिनर के बाद वापस पहुंचे तो हम लोगों ने पाया कि हॉस्टल की तमाम कुर्सियों को, जो कि केन से बुनी होती हैं, उनको काट दिया गया था किसी ब्लेड के सहारे। तमाम कुर्सियाँ, यानी कि 15-16 कुर्सियाँ जो हैं वो एक साथ काट दी गई थी। जाहिर है कि हॉस्टल के समय का बात है, काफ़ी स्कैंडलाइज्ड महसूस किया गया। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बाद जब हमारी वार्डन प्रोफेसर ने हम लोगों की मीटिंग की और उसमें बातचीत की, हम लोग बहुत उद्वेलित थे और चाहते थे कि उस व्यक्ति को खोजा जाए जिसने ऐसा किया है। स्वाभाविक एक ही व्यक्ति ने ये सब किया था और उसे सजा दी जाए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमारी वार्डन प्रोफेसर जो थी, उन्होंने बैठाकर कहा कि मुझे फ़िलहाल कुर्सियों की चिंता नहीं है। कुर्सी स्वाभाविक है, फिर से बुन जाएंगी, लेकिन मैं उस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत चिंतित हूँ जिसने ऐसा किया। जाहिर है कि वो हम ही में से कोई एक विद्यार्थी है जो कल को जाके शिक्षक बनेगा, क्योंकि एक टीचिंग स्कूल था। और ऐसे विद्यार्थी को के बारे में मैं बहुत चिंतित हूँ और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि इस विद्यार्थी को प्रोफेशनल हेल्प दिलाई जाए, क्योंकि इस काम से उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। उसके बावजूद वह क्या वजह रही होगी जिसके चलते अन्य लोगों के नुकसान को उसने अपने आनंद की वस्तु माना। ये पहली बार नहीं था, लेकिन ये आखिरी बार भी नहीं था। टीचर बनने के बाद मुझे कदम कदम पर ऐसे हैरान करने वाले दुखदाई अनुभव हुए हैं जिनमें बहुत बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया होगा जो भी किया। मसलन जब मैं एक टीचर बन गया और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने लगा, तो मेरे राजकीय विद्यालय में एक सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली, चिंतित करने वाली जो बात हम लोगों को देखने को मिलती थी, शायद आपने भी कभी किसी सरकारी स्कूल में देखा हो, कि बॉयज स्कूल के बच्चे डेस्क पर डेस्क रखकर जो पंखे क्लासरूम के थे उनको मोड़कर मानो एक फूल बना दे रहे थे। जाहिर है कि पंखे उन्हीं की सुविधा के लिए थे। इन पंखों से उन्हीं को लाभ होता था, आनंद मिलता था, कम से कम राहत मिलती थी। फिर क्या वजह होगी कि किसी विद्यार्थी ने, जो कि उसी स्कूल या क्लास का विद्यार्थी था, इस चीज को अंजाम दिया जिससे उसे या उसी के साथियों को कष्ट होने वाला था। मैं मनोविज्ञान का शिक्षक नहीं हूं। मनोविज्ञान मैंने बहुत आधारभूत स्तर पर पढ़ा है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते जो समझ है उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब हम अपनी सुविधाओं या अपने लाभ से आनंद लेने की बजाय अन्य लोगों के कष्ट से आनंद लेना शुरू करते हैं, तो यह एक चिंताजनक स्थिति है। यह आनंद जिसे बहुत बार सैडिस्टिक प्लेजर कहा जाता है, एक ऐसा आनंद जिसे अन्य लोगों के कष्ट से
आपको आनंद महसूस होता है, आश्चर्यजनक है। और आज मैं इसी पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि हम एवरीडे सैडिज्म पर, रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो दूसरों के कष्ट से आनंद लेना, सैडिस्टिक प्लेजर लेना है, इसे समझने की चेष्टा करें। क्योंकि यदि आप किसी लंबी प्रक्रिया में है, मसलन मान लीजिए किसी परीक्षा की तैयारी की प्रक्रिया में है, और आप लगातार अपने आसपास इसे महसूस करते हैं, तो ये सावधान होने की और चिंतित होने की बात है। मैंने अपने एक वीडियो में पिछले दिनों बात की थी कि कैसे नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर के छोटे छोटे कमरों में रहने वाले बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, उसे कितना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इन्हीं में से एक असर ये एवरीडे सैडिज्म है। जब आप अनावश्यक तौर पर, अतार्किक तौर पर ऐसे कृत्यों को करते हैं या अपने आसपास होते देखते हैं जिससे केवल किसी को तकलीफ हो रही होगी, और यह तकलीफ आपको या किसी भी व्यक्ति को आनंद देता है, तब यह आश्चर्यजनक चीज है। और हम इसी को आज समझने की कोशिश करें। एक शिक्षक के तौर पर मुझे बहुत चिंताजनक स्थिति लगती है, और मैं चाहता हूं कि अपने आसपास अगर यदि आपको यह दिखाई देता है तो समझे कि आपकी तैयारी के लिए क्यों जोखिम भरी चीज है। क्योंकि यह दिखाता है कि आप एक टॉक्सिक, एक ऐसा जो कि विषैला वातावरण है, उसमें तैयारी कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि आपकी तैयारी पर भी असर डालेगा, आपके मेंटल हेल्थ पर भी असर डालेगा। मुझे नहीं पता कि आपको मुखर्जी नगर और नेहरू विहार जैसे इलाकों में बहुत बार जाने का मौका मिलता है या नहीं, किंतु मैं अक्सर जाता हूं। यदि आप उस इलाके में यह ढूंढने की कोशिश करें कि नोट्स की दुकानें कहाँ हैं, फोटोकॉपी की दुकानें कहाँ हैं, या इस किस्म की अन्य दुकानें कहाँ हैं, आपको आसानी से मिलेंगी। दवाई की दुकान भी मिल जाएगी, डॉक्टर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये जानने की कोशिश करें कि उस इलाके में रहने वाले इन हजारों बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई मनोवैज्ञानिक, कोई साइकियाट्रिस्ट आसपास है या नहीं, और अगर है भी तो इन विद्यार्थियों की पहुंच के अंदर है कि नहीं, आर्थिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर, जरूरत पड़ने पर उनको वह मदद मिल पाती है या नहीं। आप पाएंगे कि सामान्यतः पूरे भारतवर्ष की और दिल्ली जैसे शहर की स्थिति खराब है, और उसमें इन इलाकों की स्थिति शायद और ज्यादा खराब है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि बहुत बार हम लोगों का कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बहुत टॉक्सिक माइंडसेट हो जाता है। यह आपकी तैयारी को प्रभावित करता है, अन्य लोगों की तैयारी को भी प्रभावित करता है। मैं लगातार आपसे उदार होने की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे जो मांग कर रहा हूं वह बहुत साधारण है। अपने आप को बचाइए। यदि आपके आसपास ये सैडिस्टिक प्लेजर देखने की स्थिति दिखाई दे रही है तो समझिए कि ये रेड फ्लैग है। ये ठीक ऐसे है जैसे कि एक बहुत छोटा सा बच्चा, यदि आपको दिखाई दे रहा है कि वह किसी पशु को, किसी छोटे से कुत्ते को या बिल्ली को या कीड़े को कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और खुश हो रहा है, वो उसे मार रहा है, उसको पटाखे बजा रहा है, या उसको कोई चीज चुभा रहा है, या किसी कीड़े को दबाकर मार रहा है, और उसके चेहरे पर आपको इस बात से आनंद दिखाई दे रहा है, मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, तो बेसिकली वह पुकार कर ये कह रहा है कि मेरी मदद कीजिए। इट्स एन इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग दिस पर्सन इज रेजिंग कि इस व्यक्ति को, इस छोटे से बच्चे को तुरंत मदद की जरूरत है। ठीक वैसे जैसे मेरे हॉस्टल के उस कुर्सियों के तारों को काट देने वाले मेरे सहपाठी को मदद की जरूरत थी। इस मदद की जरूरत की पुकार को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि यह केवल उसके लिए नुकसानदेह नहीं है, यह अंततः आपके लिए भी नुकसानदेह है। चिंता इसलिए भी है क्योंकि बहुत बार यह इस बात के आधार पर स्वीकार्य मान लिया जाता है कि यह कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से आया है। चूंकि आप तमाम विद्यार्थी एक दूसरे से ही प्रतियोगिता कर रहे हैं,
वही मुट्ठी भर नौकरियां हैं जिनके लिए आप कोशिश कर रहे हैं एसएससी में या यूपीएससी में या किसी अन्य जगह पर। इसलिए आप एक दूसरे को प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धा में देखते हैं और इसलिए एक दूसरे के प्रति कभी कभी हिंसक हो उठते हैं। तो ये स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हेल्थी कॉम्पिटिटिव माइंडसेट नहीं है। इस बात को समझिए। ये इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि बिना हेल्थी कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के यदि आप प्रतियोगिता में उतरेंगे तो आपके पास जीतने की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। इन्हीं इलाकों में जाहिर है कि लड़के लड़कियां सब साथ साथ पढ़ते हैं और उनके बीच रिलेशनशिप्स डेवलप होती है। ये सैडिस्टिक एवरीडे सैडिज्म जो है ये इन रिलेशनशिप्स में भी हिंसा बनकर उतरता है। एक दूसरे के प्रति अनुदार होना और एक दूसरे के कष्ट से आनंद लेना। सच्चाई तो खैर ये है कि रिलेशनशिप्स और रोमांटिक रिलेशनशिप्स को छोड़िए, विवाहों में भी हम ये होता देखते हैं। मुझे याद आता है कि लिपस्टिक अंडर बुर्का देखने के लिए सिनेमा हॉल में बैठे थे और इस मूवी के दौरान हमें वह दृश्य दिखाई देते हैं जो दृश्य एक मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में हिंसा, यहां तक कि मैरिटल रेप को दर्शाते हैं और उन पर दर्शक समुदाय की जो प्रतिक्रिया दिखाई देती है उसमें हास्य दिखाई देता है। आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षक के तौर पर मुझे यह कितनी डरावनी बात दिखाई देती है, क्योंकि अब हम एक व्यक्ति के तौर पर सैडिस्टिक होने की जगह पर संभवतः एक समुदाय के तौर पर, एक समूह के तौर पर सैडिस्टिक हुए जा रहे हैं। वे लोग जिनसे हम सहमत नहीं हैं, जो हमसे भिन्न हैं, अब उन्हें कष्ट में देखकर हमें आनंद महसूस होने लगा। यदि देश के किसी हिस्से में दंगे हो रहे हैं और वहां उस समुदाय के लोगों के प्रति हिंसा हो रही है जिनसे आप स्वयं को जुड़ा महसूस नहीं कर पाते हैं और आपको उनके कष्ट से आनंद महसूस होता है। मणिपुर में हिंसा चल रही है, आजकल हरियाणा में हिंसा चल रही है, तो फिर केवल वह दंगाई ही गलत नहीं है। शायद हम लोगों ने भी इस सैडिज्म को अपने रोजमर्रा जीवन में स्वीकार कर लिया है। मैं जानता हूं कि ये बातचीत शायद सीधे सीधे आपको अपने पाठ्यक्रम से जुड़ी नहीं दिखाई देगी, लेकिन शिक्षक होने के नाते हम सड़कों पर और अपने आसपास जब ये रोजमर्रा सैडिज्म देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें इस बात को कहना चाहिए। एक और आखिरी बात कह के, जो कि डिस्क्लेमर है, बात को खत्म करूंगा। मैंने शुरुआत में बताया कि मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं। मनोविज्ञान मेरा या क्लिनिकल साइकोलॉजी मेरा विषय नहीं है। मैं शिक्षक होने के नाते कॉमन सेंस से ये बात कह रहा हूं। इसलिए मान लीजिए आपको स्वयं में या किसी और में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो और आपको लगता है कि मदद की ज़रूरत है, तो मेरे जैसे शिक्षक शायद इस मामले में बहुत सहायक नहीं सिद्ध होंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि मेरी बातचीत में जो बात कही गई हो वह आम अनुभव वाली बातचीत हो और उसमें मनोविज्ञान के तकनीकी तौर पर, जिसे हम सैडिज्म या सैडिस्टिक कहते हैं, उसका कोई बिंदु छूट भी गया हो, क्योंकि ऐसा दावा भी नहीं है कि मैं ये मनोविज्ञान की दृष्टि से कह रहा हूँ। लेकिन शिक्षक होने के नाते मुझे दुख होता है, अपने लिए भी, अपने समाज के लिए और अपने विद्यार्थियों के लिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के इस टॉक्सिक जीवन शैली को पहचानिए और यदि किसी गलती की वजह से आप इसके बीच में हैं तो इससे तुरंत बाहर निकलिए। यदि आप स्वयं में ऐसे लक्षण देखते हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। यदि आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपके विरुद्ध ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो मेरा आपसे आग्रह, गुजारिश है, तुरंत ऐसे संबंध से बाहर निकलिए ताकि आप एक स्वस्थ कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के साथ अपनी पढ़ाई कर सकें, अपना जीवन जी सकें। शुक्रिया।